हेलो ऑल माय डियर एट ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि मैंने आपके लिए वादा किया था, एक के बाद एक मैं आपके लिए सारे PT1 क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पेपर पर, देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। पहले 8 MCQs हैं, फिर VSA हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और मैप का क्वेश्चन। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल मतलब जिसको हम थोड़ी देर के बाद वापस बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, 10 15 20 साल में जिसको वापस क्रिएट किया जा सकता है वो रिन्यूएबल होता है। कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी या कॉपर? तो यहाँ पर विंड एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ विच रूलर? किसको हराने के बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो पनपने लगी थी? राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, हर्षा या नरसिम्हा देव? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। थर्ड है, द राइट टू वोट इन इंडिया इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमें जो है वोट देने का अधिकार किससे मिला था? आर्टिकल 21, 326, 370 या 19? तो हमें आर्टिकल 326 से ये राइट मिला था। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इनमें से प्रोडक्शन का फैक्टर कौन सा नहीं है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल भी चाहिए। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ, द कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? किस तरह का डिस्प्यूट है, किस तरह का एग्जाम्पल है? एग्रीकल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है ये, या इंडस्ट्रियल कंपटीशन है, रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्फ्लिक्ट है, या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है? तो कावेरी में पानी है, पानी एक रिसोर्स है, तो ये हो गया रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट। सिक्स्थ है, द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर की कैपिटल कौन सी थी? बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी या मदुरई? तो वो थी हम्पी। सेवंथ है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? सेवंथ है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? इलेक्शन कमीशन कब बना था? 1947 में, तब तो हम आजाद हुए थे। 1950, 52 या 60 में? तो इलेक्शन कमीशन बना था 1950 में। काइजन रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट मेकिंग या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लॉन्ग लेबर डिवीजन या रिस्क टेकिंग? तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। उसके बाद हम चलेंगे 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, 30 40 वर्ड्स में हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। पहला है, हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज, स्किल्स या हेल्थ, लोगों की हेल्थ जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है इंसान ने जो चीजें बनाई हैं उनको फिजिकल कैपिटल कहा जाता है, जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, प्रोडक्शन के टाइम पे। तो ह्यूमन कैपिटल नॉलेज से रिलेटेड है और फिजिकल कैपिटल चीजों से रिलेटेड है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, सिटीजन हो, जो 18 साल से ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, लड़का हो, लड़की हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको बराबर का अधिकार मिलता है वोट डालने का। 11th है, मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फेलियर्स एज ए रूलर? जो तुगलक था वो फेल क्यों हुआ था? इसके कोई भी दो कारण हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला उसका डिसीजन कि वो अपनी जो कैपिटल है उसको बदलना चाहता था और दौलताबाद ले जाना चाहता था, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं था। और दूसरा है, उसने टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया, जो कि फेल हो गया क्योंकि लोगों ने फेक कॉइन्स बना लिए, जैसे लोग आजकल फेक मनी बना लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, नेम द रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ? कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनके बिना जिंदगी नहीं काटी जा सकती, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। और वो हैं एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, ऐसी कुछ चीजें हैं जो लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 3 मार्क्स ईच के, 50 to 60 वर्ड्स में आपको ये वो आंसर्स लिखने हैं। पहला है, What were the major reasons for the decline of Mughal Empire after औरंगजेब? हमें पता है औरंगजेब तक जो है मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल एम्पायर है वो क्यों धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ चला? तो हुआ ये कि औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए थे वो थोड़े से कमजोर थे, और वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए, एम्पायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए अपने।
और उनमें खुद में लड़ाइयाँ होती थी गद्दी पाने के लिए, एक-दूसरे से लड़ते थे, भाई उनके आपस में लड़ाई करते थे, मुगल प्रिंसेस जो थे वो आपस में लड़ाई करते रहते थे। इसके अलावा एम्पायर जो है वो इतना बड़ा हो गया था कि उसको गवर्न करना मुश्किल हो रहा था और जो रीजनल किंगडम्स हैं वो इंडिपेंडेंट बन गए। मतलब जैसे उस समय पूरा जो लगभग 80-90% इंडिया जो है वो औरंगज़ेब के अंडर में था। लेकिन जैसे ही वो मरा तो जो मराठास हैं वो अलग इंडिपेंडेंट हो गए या फिर एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे वहाँ पे उड़ीसा में कोई था तो वो अलग हो गया, बंगाल था तो वहाँ पर बंगाल में अलग हो गया। तो इस तरीके से जो है छोटे-छोटे जो किंगडम्स थे, रीजनल किंगडम वो इंडिपेंडेंट हो गए। फॉरेन इन्वेजन होता रहा, बाहर से लोग आते रहे और अटैक करते रहे और इस तरह से एम्पायर जो है वो बिल्कुल वीक हो गया। 14th question है, what are renewable resources? How are they different from non-renewable ones? What can people do to ensure that renewable resources continue to be available for our use and that for future generation? Give two examples. तो पहला हमें बताना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हमें बताना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ये कैसे अलग हैं और लोगों को क्या करना चाहिए ताकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको हम इस्तेमाल कर सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है वो भी इस्तेमाल कर सके। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन जो वापस से रिप्लेस हो जाते हैं नेचर के द्वारा बहुत ही शॉर्ट टाइम में। क्या डिफरेंस है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो अगेन एंड अगेन यूज किए जा सकते हैं क्योंकि नेचर उनको वापस रिप्लेनिश कर देता है यानी कि वापस प्रोवाइड करा देता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लाखों साल लग जाते हैं बनने में और इनको वापस जल्दी से पैदा नहीं किया जा सकता। क्या किया जाना चाहिए टू कंजर्व रिन्यूएबल रिसोर्सेज? लोगों को क्या करना चाहिए? यूज देम वाइजली टू अवॉइड वेस्टेज। वेस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पॉल्यूशन को कम करें। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम? सनलाइट और विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट बैलेट? व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? इमेजिन कीजिए आप वोट डालने जाएं और वहां पर लोग खड़े हुए हैं और देख रहे हो कि आपने किसको वोट डाला है, तो वो सीक्रेट नहीं रहा। तो फिर सीक्रेट बैलेट क्या है? सीक्रेट बैलेट एक वोटिंग मेथड है जिसमें किसी को पता नहीं चलता कि वोटर ने किसको वोट दिया। ये किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि लोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के या प्रेशर के फ्रीली अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सके। इससे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं और प्राइवेसी जो है वोटर की वो मेंटेन होती है। 16th है, डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मेन फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है प्रोडक्शन की? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? तो हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ड्राइविंग फोर्स है प्रोडक्शन के लिए क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है। इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं कि वो भंगार वाला है जो भंगार इकट्ठा कर रहा है, मतलब वो एक जगह सब चीज़ों को कंबाइन करता है, ध्यान रखता है, उनका रिस्क उठाता है, इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेता है, नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन को एफिशिएंटली मैनेज करता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत की रोल प्ले करता है चीजें और सर्विसेज देने में। 17th है, हाउ इज द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द लोकसभा डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ राज्यसभा? मतलब लोकसभा के मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा के, दोनों में क्या फर्क है ये हमें बताना है। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली लोग चुनते हैं क्योंकि हम जाते हैं वोट देते हैं और उन वोट से लोकसभा के मेंबर्स यानी कि एमपी इलेक्ट होते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या होता है, मेंबर्स जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। लोकसभा में जो है मेंबर्स 5 साल के लिए चुने जाते हैं लेकिन राज्यसभा में 6 साल के लिए चुने जाते हैं और जितने भी सेलेक्ट होते हैं उनमें से 1/3 जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं क्योंकि पेपर आपके स्कूल में ही बनेंगे, हो सकता है आपके टीचर अगर उनमें थोड़ा सा भी
आलस हुआ तो वो हो सकता है ये इस तरह के क्वेश्चन ना बनाए, बल्कि कुछ और आपको छोटे-मोटे क्वेश्चंस दे दें, या क्योंकि स्कूल में ही पेपर बन रहा है, स्कूल में ही चेक होगा, तो हो सकता है उन्होंने जो डेफिनिशंस वगैरह दे रखी है, वो भी आपको दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके पेपर में ये आएगा या नहीं। हाँ, अगर आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में जो केस स्टडी है वो कुछ ऐसी ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्किम की ऑर्गेनिक जर्नी की। तो कुछ सालों पहले गवर्नमेंट जो है सिक्किम की, उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। दे वांटेड टू स्टॉप केमिकल फर्टिलाइजर, हार्मफुल केमिकल्स अपने खेतों में यूज करना मना कर रहे थे वो नहीं चाहते थे कि ये हो। तो उन्होंने अपने फार्मर्स को कहा कि आप नेचुरल मेथड्स को इस्तेमाल करो। फार्मर्स जो है वो कंपोस्ट का इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि काऊ डंग हो गया, इस और प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनका वेस्ट हो गया। इससे सॉइल को रिच बनाने, नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करने से जो बग्स वगैरह थे वो दूर हो गए। पहले ये जो चेंज था काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्रॉप अच्छे से नहीं उग पा रही थी, और जो पैदावार होनी चाहिए थी वो कम हो गई, क्योंकि सॉइल जो है उसको वापस से ठीक होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन कुछ सालों बाद बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव हुआ। सॉइल बिकेम हेल्दी, फर्टाइल अगेन, यूज़फुल ऑफ इंसेक्ट्स एंड पे प्लांट्स रिटर्न। मतलब जो अच्छे इंसेक्ट्स थे, प्लांट्स थे, वो वापस आए। उन्होंने बायोडायवर्सिटी को बढ़ाया, और सबसे बड़ा, फार्मर जो थे उन्होंने अपनी जो फसल थी उसको हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा पैसों में बेचा। आज भी अगर आप देखना, ऑर्गेनिक के नाम से चीज़ें महँगी बिकती है, और उससे उनको पैसा भी ज़्यादा मिलता है। फाइनली 2016 में सिक्किम जो है दुनिया की पहली 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गई। चलिए, सवाल क्या है पहला, नेम टू नेचुरल थिंग्स दैट फार्मर इन सिक्किम यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो उन्होंने क्या-क्या इस्तेमाल किया था? काऊ डंग इस्तेमाल किया था, और डिकेड प्लांट्स यूज़ किए। तो कंपोस्ट इस्तेमाल किया था उन्होंने, और नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट जो कि प्लांट से ही बनते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। दूसरा सवाल है, व्हाई डिड द क्रॉप्स डिक्रीज राइट आफ्टर द फार्मर स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे ही वो बदलाव शुरू हुआ था, तो फसल पहले कम क्यों पैदा हुई थी? तो जो क्रॉप्स है पहली बार डिक्रीज इसलिए हुई थी, क्योंकि सॉइल जो है उसको रिकवर होने के लिए टाइम लगा था, क्योंकि वो कई सालों से केमिकल फर्टिलाइजर के हार्मफुल इफेक्ट से गुजर रही थी। इसलिए पहले कुछ क्रॉप्स जो है वो उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाए। सी है, राइट डाउन वन गुड थिंग दैट हैपन टू नेचर एंड वन गुड थिंग दैट हैपन टू द फार्मर्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो नेचर के लिए क्या फ़ायदेमंद हुआ? द सॉइल बिकेम हेल्दी, बायोडायवर्सिटी बढ़ गई थी। फार्मर्स के लिए क्या हुआ? वो ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, क्योंकि अब वो ऑर्गेनिक फूड को अच्छे दामों पर बेच सकते थे। फिर है 19th क्वेश्चन, यहाँ पर केस स्टडी है सीमेंट इंडस्ट्री का पॉल्यूशन। आइए इसको भी पढ़ते हैं। सीमेंट फैक्ट्री रिलीज करती है बहुत ही छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स को, जो लंग्स में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं, सॉइल को पोल्यूट कर सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जिससे कि ये पोल्यूशन कम किया जा सकते। नई मटेरियल जैसे कि मड हो गया, स्टोन हो गया, या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, रिसाइकल प्लास्टिक जो है वो अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल की जाने लगी है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला है, नेम टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। क्या क्या होता है? तो हमने ऊपर देखा, जो फैक्ट्रीज है वो रिलीज करती है डस्ट को, जो एयर को पोल्यूट करता है और ह्यूमन की हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा वो वाटर और सॉइल को पोल्यूट करता है और प्लांट्स को डैमेज करता है। मेंशन टू ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स टू सीमेंट। क्या क्या हो सकता है? वो मड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, रिसाइकिल प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। सी है, व्हाई आर दीज ऑल्टरनेटिव बेटर फॉर एनवायरनमेंट। जो भी हमने बताया, मड, स्टोन, प्लांट बेस्ड मटेरियल, रिसाइकल प्लास्टिक, ये ऑल्टरनेटिव्स बेटर क्यों हैं एनवायरनमेंट के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पोल्यूशन कम होता है, रिड्यूस होता है वेस्ट, और कंजर्व होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। 20th क्वेश्चन है मैप का, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल का पेपर भी देखे बिना मत जाइएगा। हो सकता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं। तो इस पेपर को देखने के बाद लास्ट ईयर के पेपर्स जरूर देखिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप जा सकते हैं www.helloadhyapak.com से, और वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं।
इवन सोशल साइंस के वहाँ पर नोट्स और एमसीक्यूज़ हर चीज़ आपको बहुत ही सही तरीके से वहाँ पर मिल जाएगी। तो ज़रूर वेबसाइट को लॉन्च कीजिए वेबसाइट को लॉन्च तो मैं कर चुका हूँ, आप सिर्फ़ विज़िट कीजिएगा, ठीक है? तो आइए अब हम चलते हैं आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे हमें 4 चीज़ें दिखानी है बोकारो, मुंबई हाई, हम्पी और आगरा। तो सबसे पहले बोकारो दिखाते हैं, बोकारो है झारखंड में, ये रहा झारखंड और बोकारो जो है कहीं यहाँ पर कहीं है, तो आप यहाँ पर लिख दूँगा ये लो बोकारो। उसके बाद सेकंड है हमारा मुंबई हाई, मुंबई हाई वो जगह है जहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, तो ये सी में है और मुंबई के थोड़ा-सा तो ये लगभग यहाँ कहीं आपको दिखाई देगा, आप इसको नाम दे दोगे मुंबई हाई। उसके बाद है हम्पी, हम्पी जो है आज के कर्नाटका में है और ये यहाँ कहीं पर आपको दिखाई देगा हम्पी, ठीक है? लास्ट में है आपका आगरा, तो आगरा जो है यहाँ कहीं यूपी में दिल्ली के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं जाना दिल्ली से, यहाँ पर आपको ये आगरा दिखाई देगा। तो उठाओ अपना बैग और पहुँच जाओ आगरा, देखो ताजमहल और और क्रिकेटर का नाम है युजवेंद्र चहल। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।